बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि वर्क को किस तरह से डिवाइड करना है। ये क्वालिटीज़ एक प्रिंसिपल में या एचएम में होनी चाहिए कि वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, जो भी स्टाफ है उनके यहाँ, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो नॉन टीचिंग हो, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसके हिसाब से वो काम को अलॉट करें, यानी डिवाइड करें। जो भी काम है, अब काम तो जाहिर सी बात है शुरू से लेकर आखिर तक, यानी प्रोग्राम शुरू होने से लेकर के प्रोग्राम के इख्तिताम तक का काम होता है। तो उस दौरान जिनकी जहां जरूरत पड़े ऐसे लोगों को आप डेप्यूट अनम्यूट म्यूट कीजिए। शाहनवाज म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। ये शाहनवाज आलम कौन है? ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप काम दीजिए जो उस काम को सही तरीके से कर सके या अंजाम दे सके। पहला था। दूसरा था ऑथोरिटी, ऑथोरिटी। तीसरा था डिसिप्लिन। जैसे डिसिप्लिन, हर मामले में डिसिप्लिन जरूरी है। खाली डिसिप्लिन का मतलब ऐसा नहीं कि क्लासरूम में ही आपको डिसिप्लिन रहना है, बल्कि क्लासरूम के बाहर भी आपको डिसिप्लिन रहना, अपनी लाइफ में भी डिसिप्लिन लानी है। इदारे के लिए भी डिसिप्लिन होना जरूरी है। कोई भी इदारा अगर वो कामयाब इदारा बनता है तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे बहुत सारे वजूहत हैं उसको कामयाब होने के लिए। तो डिसिप्लिन का मतलब है कि किस तरह से इदारा को चलाना है। ठीक है। और तीसरा था आपका यूनिटी ऑफ, चौथा था आपका यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे हम कमांड देते हैं तो कमांड जो भी देते हैं हम, तो हमको सबको पहले पता होना चाहिए कि इस कमांड का क्या मतलब है। ये जो बता रहा है, चाहे वो सिंबॉलिक तौर पे बता रहा हो, चाहे वो ऑरली बता रहे हो, चाहे वो रिटन तौर पे बता रहे हो, तो उस कमांड को हमको किस तरह से फॉलो करना है। तो कमांड में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है आपका काम भी गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट था आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। किस तरह से जो डायरेक्शन हम देते हैं उनमें यूनिटी होनी चाहिए। तो ओवरऑल एक डायरेक्टर होता है, लेकिन हर फील्ड के लिए अलग अलग काम के हिसाब से उसको काम सौंप दिया जाता है। तो जो डायरेक्टर है, जो रास्ता दिखाता है, जो निर्देश देता है, तो उनमें यूनिटी होनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये क्या है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट? हर आदमी का अपना जाती इंटरेस्ट होता है ना। तो सब जी ऑर्डिनेट का सर, मतलब क्या होता है? इंफरादी। हाँ, सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ जो हायरार्की बनी हुई है, जो सिस्टम बना हुआ है ना, चाहे वो कंपनी में देखिए, फैक्ट्री में देखिए, या कहीं भी देखिए, आप इंडस्ट्री में देखिए, तो एक हायरार्की बना हुआ है। जैसे आप अपने यूनिवर्सिटी को देखिए, वाइस चांसलर है, उसके बाद हो सकता है प्रो वाइस चांसलर हो, फिर रजिस्ट्रार है, कंट्रोलर है, डीएसडब्ल्यू है, प्रॉक्टर है, फिर जो है आपको स्कूल लेवल पे डीन है, फिर डीन के अंडर में आपके जो हेड हैं। ठीक है, तो ये एक हायरार्की है, हर जगह बना हुआ है। नॉन टीचिंग में जाएंगे तो रजिस्ट्रार के नीचे जो है जॉइंट रजिस्ट्रार है, उसका डिप्टी रजिस्ट्रार है, उसके बाद आपका हैसियत है ना सर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। ये हायरार्की बनी हुई है, तो उन हायरार्की को भी हमको फॉलो करना है। और उसमें ये कह रहा है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो जाती आपकी दिलचस्पी है उसको हमको देखना है ना। तो आप देखे होंगे कि हर लेवल के लोग होते हैं, कोई एकेडमिक्स को देखते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, कोई फाइनेंस को देखते हैं, है ना भाई। तो हर को लेके अगर चलेंगे तभी आपका काम कामयाब होगा। अब एक ही यूनिवर्सिटी है, उसमें फाइनेंस को देखने वाले अलग हैं, एकेडमिक काम को देखने वाले अलग हैं, है ना। उसके बाद आपके मुख्तलिफ हैसियत की। एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले अलग हैं, इंजीनियरिंग को देखने वाले अलग हैं, है ना, वेलफेयर को देखने वाले अलग हैं। तो सबको अपना काम डिप्यूट कर दिया गया है। तो यहाँ जो भी हम काम रिपोर्ट करें तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम उनको डिप्यूट करें। तो सेम चीज़ है, आप जब टाइम टेबल बनाते हैं तो टाइम टेबल में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन से टीचर को किस चीज़ में दिलचस्पी है। तो जब भी हम कोई चीज़ अलॉट करें या डिवाइड करें काम को, तो हमको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उस पार्टिकुलर शख्स की दिलचस्पी किस चीज़ में ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, अपॉइंटमेंट हुआ है
तो पढ़ाना तो होगा ही, और पढ़ाने के लिए आप उनको देंगे उनके इंटरेस्ट या उनके जो भी सब्जेक्ट्स थे पीजी में या स्पेशलाइजेशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप उनको पेपर अलॉट करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाना है उनसे, उसमें भी उनकी दिलचस्पी का ख्याल रखना है। उस इंडिविजुअल की दिलचस्पी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो उनकी दिलचस्पी अगर स्पोर्ट्स में है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पे, तो जाहिर सी बात है उनको आप मौका दीजिए और अपने डिपार्टमेंट में या अपने जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें जो भी आपको फ़रोग देना है उसके कॉपरेशन से आप फ़रोग दे सकते हैं। उसके बाद है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन ये क्या था? रेम्यूनरेशन बता सकते हैं कुछ? हेलो? मजदूरी सर। मजदूरी है ना। जैसे मान लिए अब देखिए मोटिवेशन का काम भी करता है ना। मोटिव, हाँ, अप्रिशिएशन कुछ देते हैं ना उनको। जैसे आप अगर टीचर है, जाहिर सी बात है आपका अपॉइंटमेंट हुआ है टीचिंग के लिए, लेकिन उसके अलावा भी कभी कभी आपको एक्स्ट्रा काम दिया जाता है ना। जैसे आपको मान लिया कि ऑब्जर्वर बना के बाहर भेजा जा रहा है या एग्जामिनर बना के बाहर भेजा जा रहा है ना। या आपको एंट्रेंस एंट्रेंस के लिए इलेक्शन क्वेश्चन पेपर ड्यूटी। से इलेक्शन छठी ड्यूटी दिया जा रहा है, या इलेक्शन ड्यूटी के अलावा जैसे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन सेटअप करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो आपको दी जा रही हैं अदर देन आपके करिकुलर एक्टिविटीज़ के, तो जाहिर सी बात है उसके लिए उसको पे करना ज़रूरी है। उसी कुछ को हम मुआवजा बोलते हैं दिया जाता रेम्यूनरेट दिया जाता क्षति है। क्षतिपूर्ति सर, क्षतिपूर्ति हिंदी बोलते हैं। क्षतिपूर्ति है ना। तो काम उनसे ले रहे मुआवजा हैं, पे। काम उनसे ले रहे हैं अदर टीचिंग के, जाहिर सी बात है उनको भी मौका आप दीजिए और उस तरह के रेम्यूनरेशन उनको आप दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइजेशन। एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है और एक सेंट्रलाइजेशन होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में तो ये होता है कि आपको काम बांट दिया गया है, आपका फील्ड के हिसाब से आपको काम बांट दिया गया है ताकि आपके लेवल तक काम आसानी से हो सके। और उसका मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो हमारे यहाँ जो पंचायती राज सिस्टम नाफिज हुआ है, ये सबसे अच्छा मिसाल है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो पंचायती राज कब से शुरू हुआ है हिंदुस्तान में? तो 2005 69 में। 2005 1959। 2005 में पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ हिंदुस्तान में। 1959 सर। 59 या 56 या 59, जो भी है 59 है या 56 जो भी है, राजस्थान में जो सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को नाफिज किया गया था, तो उसकी एक वजह ये भी थी कि जो 1959 में सर। है ना, जो भी सेंट्रलाइज्ड है वो काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमने क्या किया, अपने काम को और आसान बनाने के लिए उसको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम बढ़ने लगे, है ना। तो हमारे नुमाइंदे पंचायत में भी रहते हैं चुने हुए, हमारे नुमाइंदे असेंबली में भी रहते हैं, और हमारे नुमाइंदे जो है वो सेंटर में भी रहते हैं। तो सेंटर के लिए अलग से फंड है, स्टेट का अलग फंड है, और आपके जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका अपना फंड है। तो आप अगर किसी गांव में हैं या किसी शहर के किसी इलाके में हैं, तो आपके लिए काम करने वाले बारिश उसको अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। हाँ, आपके लिए काम करने वाले सेंट्रल लेवल पे भी आप जो है एक एमपी को चुन के भेजते हैं, उनका भी अपना फंड होता है। स्टेट लेवल पे आप ही के जरिए नुमाइंदा चुन के आप असेंबली भेजते हैं, वो भी आप ही के लिए काम करता है, आपके हल्के के लिए काम करता है। उसी तरह से लोकल लेवल पे जो है आप मुखिया या सरपंच या जो भी नाम दिया जाता है प्रमुख, उसको आप चुनते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी आपके लिए काम करते हैं। तो एक मुखिया को या एक सरपंच को या एक प्रधान को ये पता होता है कि हमारे लिए प्रायोरिटीज़ क्या है हमारे पंचायत का। हो सकता है जो सेंट्रलाइज था जब, उस वक्त ये चीज़ें प्रायोरिटी के हिसाब से तय नहीं की जाती थी, आपको फंड दे दिया जाता था और वहाँ से भेजा जाता था, उसमें बहुत सारे लेक्यूनाज हुआ करते थे, बीच में ही गवर्न हो जाता था ना, या आधे लोग जो बीच में मीडियोकर्स होते थे वो खा जाते थे। तो अब देखिएगा आपके अकाउंट में खुद पैसा आने लगा है, बहुत सारे फंड्स जो हैं, स्कीम जो सरकार चला रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि उन मुखिया के हाथ में या किसी और के हाथ में जाती है पैसा, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जो मुस्तहक हैं, जिनको चाहिए, जो डिजर्व करते हैं, उनको डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिले, इसीलिए धीरे धीरे काम को डिसेंट्रलाइज
किया जा रहा है। तो इससे फायदा है कि हर काम एक आदमी नहीं कर सकता है, तो हम काम को बांट दें, है ना, डिसेंट्रलाइज कर दें उनके इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ। लेकिन एक सेंट्रल बॉडी भी होना जरूरी है, सेंट्रलाइजेशन, जिसको सबको जवाबदेही, जिनको सबकी जवाबदेही बनती है। तो सेंट्रलाइजेशन भी एक प्रिंसिपल है ना। जैसे पूरे यूनिवर्सिटी में जाहिर सी बात है हर मामले में काम बटा हुआ है, लेकिन जो वाइस चांसलर होते हैं वो ऑल इन ऑल होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में आप लोगों को शामिल जरूर करते हैं, लेकिन डिसीजन उनको लेना होता है। तो और सब लोगों को, चाहे वो टीचिंग है चाहे वो नॉन टीचिंग है, सबको जवाबदेही है, सबकी जवाबदेही है। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका क्या, ये इक्विटी। इक्विटी क्या है? इक्विटी ये है कि सर अगर कोई एक ही जगह हो तो बराबर का ये मिलना चाहिए, चाहे बराबर जैसे किसी का अच्छा है लेकिन वो हाइट कम है ना। एक तरफ तो हम इक्वलिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ इक्विटी की बात नहीं इक्विटी की बात करते हैं, है ना। तो इक्वलिटी तो यह है कि भाई हर आदमी को हम बराबर आप ट्रीट करें, हर आदमी को बराबर ट्रीट करें, चाहे वो किसी भी तबका का हो, चाहे वो किसी भी इलाके से हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी कबीले का हो, उनके साथ हमको इक्वल ट्रीट करना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इक्वलिटी वर्ड तो बहुत पॉपुलर है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, जस्टिस, ये तमाम चीज़ें हमारे दस्तूर में है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ है इक्विटी। इक्विटी का क्या मतलब है? बराबर का हक देना। इक्विटी का मतलब ये बराबर का हक किसी देना। चीज को देखना, सपोज दैट के सर आपका हाइट बहुत बड़ा है लेकिन आप देख रहे हैं खड़े होकर देख पा रहे हैं, लेकिन वो छोटा है नहीं देख पा रहा, तो उसके लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगी जो वो भी आपके बराबरी में आके देख सके। जी 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 जी, वो भी बराबर शरीक हो सके, वो भी मेन स्ट्रीम में आपसे जुड़ सके। इक्वलिटी तो आप दे दिए हैं, है ना, इक्वलिटी की बात तो आप करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल चीज उसको हम देते हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेज देते हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेज देते हैं, जी सर, सहूलत उसको फराहम करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है? स्थापना होता है। स्टेबिलिटी बोलते हैं ना, वो स्टेब्लिश नहीं है, स्थापना वाला स्टेबल। हम कहते हैं ना भाई सरकार हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का मिसाल आपके सामने रहा होगा ना। अस्थाई सर, जिसे अस्थाई कहते हैं सर। नो स्टेबल का मतलब यहाँ पे अस्थाई जरूर है, लेकिन उससे मुराद वो नहीं होता है। क्या होता है बताइए, क्या होता है? इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। स्टेबल मतलब टिकाऊ होगा सर यहाँ पे। हाँ, तो जिसको भाई बोल सकते, यही तो वो कह रही है ना भाई, जो अस्थाई है वही तो टिकाऊ है ना। अब स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना। जैसे गवर्नमेंट जो मेजोरिटी साबित करती है, हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि पहले वो अपनी मेजोरिटी को पहले किसी भी तरह से देखते हैं ना, अपने लोगों को वो जमा करके रखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट है ना। आजकल तो स्टेबल गवर्नमेंट को भी लोग तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि अगर स्टेबल होगा और कोई भी सरकार अगर 5 साल तक चलेगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारा काम हो सकता है। लेकिन अगर बीच बीच में अगर उसको अनस्टेबल कर दिया जाए तो क्या होगा? फिर हर 2 साल के बाद या 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, किसी और को लेके आएंगे, तो क्या होता है? ऐसे में नुकसान ही होता है ना, फायदा तो कुछ नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि स्टेबल, अगर आपने चुना है 5 साल के लिए और वो सरकार अगर स्टेबल है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे डिसीजन में वो आराम से डिसीजन ले सकता है। ऐसा नहीं कि किसी पे उनको डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे आज से पहले जो भी कॉलिजन पॉलिटिक्स चलता था 2014 से पहले और 1991 के बाद 1996 के बाद एक दौर चला कॉलिजन पॉलिटिक्स का, तो उसमें बहुत जगह मजबूरी होती थी सरकार की, कोई भी डिसीजन लेने में उनको बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए कि सबकी राय एक हो नहीं सकती थी जल्दी। एक को मनाना है तो दूसरा रूट रहा है, दूसरे को मना रहे हैं तो तीसरा रूट रहा है, और सबको एक साथ लाने में, एक प्लेटफॉर्म में लाने में बहुत दिक्कत पेश होती थी। तो बहुत सारे ऐसे बिल या बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही रह गई
बगैर डिसीजन लेके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप फुल पावर में हैं, आपके पास स्टेबिलिटी है, तो आप अपने तौर पे बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। आप खुद मुख्तार हैं डिसीजन लेने में, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव। सर लेकिन सर आजकल ये जो 5 साल का वक्फा है सर बहुत लंबा हो जा रहा है। इसका अरे जो हुकूमत के पीरियड होता है 5 साल का सर, तो एक हुकूमत को बनाने में कितना खर्च है वो तो नहीं देख रहे आप। जी सर अब कम से एक्सपेंसिव, कम 3 साल कर देना चाहिए सर। कहीं कहीं तो 7 साल भी है, कहीं कहीं तो 7 साल भी अब्दुल है। रहमान के अकॉर्डिंग 3 साल होना चाहिए। जी अमेरिका में ही सही है सर, हर लीप ईयर में इलेक्शन होता है 4 साल में। अब देख और लीजिए वहाँ पे ये भी है कि 2 बार से ज्यादा कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, सदर हाँ, 2 ही बार ये- बन सकता है। कहाँ, अमेरिका में सर उसके बाद नहीं बन सकते हैं। 2 ही बार है। सर सर कोई चल ऐड करने को बोल रहा है। चल सर ये तो चाइना में भी लागू था, लेकिन चाइना में चेंज हो गया ना। सर इंडिया में है, आप 2 साल तक रह सकते हैं। सर 2 बार तो सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने और कहाँ कोई बने प्रेसिडेंट। नहीं नहीं, वहाँ भी है, अमेरिका में भी प्रोविजन है कि ठीक है मुसलसल आप 2 बार रहेंगे, उसके बाद तीसरी बार नहीं बन सकते, लेकिन फिर गैप देके आप बन सकते हैं, है ना ऐसा। लेकिन यहाँ पे तो सर गैप कभी देके बन बनता सकते, ही नहीं है, आज तक रिपीट भी नहीं लेकिन हुआ। लेकिन जैसे वो तो कंटिन्यू नहीं कर सकते सर। आबादी इतनी बड़ी है, लोगों को सबको मौका देना है, तो जाहिर सी बात है अगर 2 बार कोई बनता है तो 10 साल का वक्फा एक आदमी ही खा जाएगा अपनी। कोशिश की जाए किसी और को मौका दिया जाए, है ना। तो एक आदमी अगर मुसलसल 10 साल रह जाता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं, उससे भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में सबको आजकल क्या है, सबको जगह देने की बात हो रही है, सबको जगह देने की बात हो रही है, चाहे वो। लेकिन मोदी जब तक है तब तक तो ये सब। हाँ हेलो, ठीक है। वहाँ ये का जो टेन्योर तो 4 ही साल है ना। हाँ, अब जैसे वहाँ जो हेड का रहता है टेन्योर है, हेड का, अब भाई अब जैसे हेड का टेन्योर है 3 साल का है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो वो डिस्टेबलिश भी हो जाता है, उनको डिस्टेबल भी कर दिया जाता है, या कोई भी ऐसा है। आपके पास प्रोविजन है ना सर, अविश्वास गवर्नमेंट अपना डिपार्टमेंट है सर। हाँ, आपका डिपार्टमेंट है। अक्सर ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आप चुन के लेके आते हैं, या कोई भी आदमी को अगर एक बार आप बैठा देते हैं तो उनको 5 साल मजबूरी में खींचना ही है। तो आपके पास कुछ पावर्स हैं, आपके पास कुछ पावर्स हैं, उसका आप इस्तेमाल करते हुए उसको आप डिस्टेबलिश भी कर सकते हैं, उसके जगह कोई अल्टरनेट भी आप लेके आ सकते हैं। तो दस्तूर में हमारे पास। सर एक सवाल है सर, आजकल 2014 से लेकर सर 2020 हो रहा है, इतना अत्याचार हुआ सर एनआरसी को लेकर, हर चीज को लेकर, जीएसटी को लेकर। कीजिए, आप बंद कीजिए, क्लास हो रही तो है। क्यों नहीं कोई सर पार्टी खड़ी हुई? अब्दुल रहमान म्यूट कीजिए। हाँ जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है आपकी, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट को लेकर के, ठीक है। कि मैनेजमेंट में यहाँ जैसे वो भी ओहदे पे बैठते हैं, चाहे वो डीन हो, चाहे वो हेड हो, चाहे कोई भी हो। आपको बीच बीच में न्यूज़ भी मिलती होगी कि फना साहब को डिस्टेबल कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ऐसा प्रोविज़न है। तो ऐसा नहीं कि एक बार अगर आप बना दिए जाते हैं। हमारे मानू में भी हुआ ऐसा कि 1 साल में किसी की डीनशिप ले ली गई है, किसी की 6 महीने में भी ली गई है। बहुत सारे वजूहत हो सकते हैं, तो ऐसा प्रोविज़न है। तो ये कह रहे हैं कि आपको अगर स्टेबिलिटी लानी है तो आपके पास, देखते हैं ना, हर आदमी कोशिश करता है कि हम पूरी तरह से जो है महफूज रहें, स्टेबल रहें, डिसीजन लेने में हम कहीं पीछे न रहें। ये जो बात हो रही है आपकी, ये हो रही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रन कराने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो वो स्मूथली आपका इदारा चल सकता है, या इफेक्टिवली आप जो भी गोल सेट करते हैं इदारे के लिए वो आप गोल हासिल कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स आपके लिए बता दिया गया। अब ये है कि आप किन चीज़ों को फॉलो करते हैं। भाई आपके लाइफ के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, क्या हर प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। आपको फिर भी बीच बीच में गाइड की जाती है। ट्रैफिक लाइट है, आप पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन कभी कभी आप भी जो उस लाइट को क्या करते हैं, आप जंप करके आगे निकल जाते हैं। करते हैं कि नहीं है? लेकिन उसके लिए सजा है कि नहीं है? अगर आप पकड़े गए तो उसके लिए सजा है। तो रूल्स तो बना दिया गया है,
रूल्स तो बना दिया गया, लेकिन आप उसको किस तरह से फॉलो करते हैं। अगर सही तरीके से आप फॉलो नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए सजा का भी प्रोविजन है। तो रूल्स है, प्रिंसिपल्स है। आपकी लाइफ को भी अगर आपको अच्छा बनाना है तो उसके लिए प्रिंसिपल्स, आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। ताकीब करना होगा। क्या करना होगा? ताकीब। आवाज नहीं आ रही आफिकुर रहमान। ताकीब करना होगा सर, है ना। तो ये है आपके पास प्रिंसिपल्स तो बन गया है, लेकिन आप उसको किस तरह से फॉलो करते हैं। एक डेमो आप ये नेक्स्ट जो आपका है वो टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। टाइप्स, है ना। हर चीज में टाइप्स है और हर में कुछ खूबी है और हर में कुछ खामी है। जैसे आप टीचिंग मेथड्स बहुत सारा यूज करते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके एडवांटेजेस आप गिनाते हैं, लेकिन बहुत सारे एडवांटेजेस होने के बावजूद भी उसमें कुछ कमियां पाई जाती है। तो आप लिमिटेशंस के तौर पे उनको लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो कमी भी है और खूबी भी है, लेकिन उसमें हमको डिसाइड करना होता है कि कौन सा मेथड किस वक्त हमारे लिए सुइटेबल होगा। तो आप अपने शऊर के हिसाब से आप उसको एडॉप्ट करते हैं। यहाँ भी है कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट में अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 4 तरह के हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट, है ना। एक होता है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, पहला है आपका, ठीक है। अब नाम से जाहिर हो रहा है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे आप देखते हैं अगर पूरी दुनिया में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो 2 तरह की गवर्नमेंट है, कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और कहीं ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है ऑटोक्रेसी कहीं आज के दिनों में, ऑथोरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। आप देख लीजिए नॉर्थ कोरिया में, है ना। नॉर्थ कोरिया में देखिए आप, इसी तरह से जो है और भी बहुत सारे जो है गल्फ ममालिक में भी है। तो वहाँ की एक अलग निज़ाम है, लेकिन हमारे यहाँ जो निज़ाम है, जो राइज है, वो है आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ हमारे दस्तूर में इस वर्ड को बाज़ाब्ता लिखा गया है, जिसपे सर हमारे दस्तूर में तीसरा बोले गवर्नमेंट और एक और क्या बोले सर? सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। जी। सेंट्रलाइज्ड मतलब जहाँ पावर एक जगह सीमित रहती है, वही ओवरऑल होता है, अथॉरिटी वही होता है, वो जो आपको डिक्टेट करेगा उसी को आपको फॉलो करना होता है। तो अगर हुक्म अगर उनकी तरफ से आ जाता है तो उसको आपको मानना है। जैसे चाइना और इंडिया के गवर्नमेंट में क्या फर्क है? दोनों में बेसिक क्या फर्क है? यहाँ पर सर जो है ना, पावर का सेंट्रलाइज करने में बहुत टाइम लगता है। वहाँ पर एक ही पार्टी है। हाँ। और वहाँ पर डायरेक्ट एक टाइप से ऑटोक्रेट टाइप का है, ऑटोक्रेसी है, एक ही लिबरल है। पार्टी है। हमारे यहाँ क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। कोई भी आदमी नई पार्टी बना सकता है और नई पार्टी को अगर लगता है लोगों का एतमाद हासिल है तो सरकार भी बनाती है। जैसे आम आदमी पार्टी एक अल्टरनेट के तौर पे देख लीजिए आप लोग, बहुत पुरानी पार्टियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने एक अल्टरनेट पार्टी जो है चुना और उनको लगा कि ये हमारे हक के लिए बेहतर है। तो ये आपके पास एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही चीज़ है जो इसका फायदा है कि बड़ी बड़ी पार्टी और बहुत पुरानी पार्टी रहने के बावजूद, सेंटर में हुकूमत करने के बावजूद, चाहे वो 10 साल से कर रहे हो चाहे वो 50 साल की हो, उसके बावजूद लोगों के पास एक ऑप्शन था कि वो अल्टरनेट सरकार उनके लिए चुने। ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, लेकिन यही उसके बरक्स, लेकिन इसी का बरक्स अगर आप देखें दूसरे मुल्क में तो वहाँ इस तरह की इजाजत नहीं है। आप एक ही पार्टी में जो है, उसी पार्टी में जो है लोग जो है चुन के आते हैं, तो आप जबान भी नहीं खोल सकते। वो जो कहेंगे उन्हीं को आपको फॉलो करना है। अभी भी आप एहतजाज करते हैं, ये आपकी आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दस्तूर में इन चीज़ों को शामिल किया गया है, जिसके वजह से आज आप इन चीज़ों को बदलते हैं। सरकार भी बदलने का प्रोविजन है आपके पास। ऐसा नहीं कि एक बार या 50 साल से अगर कोई हुकूमत कर रहा है तो आपको मजबूरी में 55 साल उन्हीं को चलाना है या 60 साल तक उन्हीं को आपको चलाना है। ऐसा भी आया है कि कोई रूलिंग पार्टी रहती है, उसके बाद जो है वो अपोजिशन में भी बैठने के लायक नहीं रहती। हुआ है कि नहीं हुआ है? एक पार्टी 2 महीना पहले तक रूलिंग हुआ करती है तो 2 महीने के बाद उनको लोग इस तरह से सत्ता से बेदखल कर देते हैं कि वो अपोजिशन में बैठने के लायक भी नहीं बचा। इसका मतलब पब्लिक का अपना एक मिजाज है ना, एक सेंटीमेंट है, उनके पास ये पावर दिया गया है, वोट जो है वोटिंग की दी गई और उसके बेसिस पे वो चुन सकते हैं। तो
बहुत सारे डेमोक्रेटिक इदारे हैं जहाँ जो है टाइम टू टाइम आपका इलेक्शन होता है या सिलेक्शन होता है, जहाँ लोग कमिटी के लोगों को चुनते हैं, भेजते हैं। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का अपना एक यूनियन है, टीचर का अपना एक एसोसिएशन है। ये क्यों बनाया गया है? स्टूडेंट्स यूनियन क्यों बनाया था यूनिवर्सिटी में? उसकी बात है ना भाई, वो डिजिटलाइज हो गया, सब लोग अपने अपने हक की बात करते हैं। टीचर को भी मौका दिया जाए वो अपने हक की बात करे, पर दिक्कत हो तो स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाए वो अपने हक की बात करे, कर्मचारियों को भी मौका दिया जाए कि वो अपनी बात करे। तो जो जायज डिमांड है उनका, वो डिमांड लेकर के वो जो अथॉरिटी होता है ना, उनके पास यहाँ एक राज होता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है, या पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव कर सकते हैं। सर, लेकिन ये तो शायद ये है कि अगर गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज करेंगे या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप बात करेंगे तो शायद आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकता है, अरेस्ट भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट तो दूर की बात, आपने देखा ना अभी, गवर्नमेंट तो दूर की बात, आपने तो सुप्रीम कोर्ट के लोगों को भी क्रिटिसाइज किया। अभी प्रशांत भूषण का नाम सुने आप ना? यस सर। है ना, उसमें तो आप कर ही नहीं सकते ना, मानहानि का केस आया, लेकिन वो केस देखे ना किस तरह से केस आगे बढ़ा। 1 रुपए में ये प्रोविजन है आपके पास, है ना। ये वो एक सिंगल इंडिविजुअल जो है पूरी जुडिशरी पे उन्होंने उंगली उठाया कि आप नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपनी आवाज जो है रखा। ये पॉसिबल है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बात उठाते हैं और जो सामने वाला है वो किस तरह से उसको लेता है। वो टाइम टू टाइम वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे आपकी क्लास के बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, सबका अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग अटेंडेंस के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये कोई मायने नहीं रखता है ना। दोनों का अलग अलग नेचर है ना। यहाँ एक तो आपने रूल बना दिया है कि इनके पास 75% अटेंडेंस होगा वही एलिजिबल होंगे एग्जाम लिखने का, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रियायत कुछ टीचर्स दे देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं उसी 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 क्लास में पढ़ाने वाले जो उसमें कोई रियायत नहीं बरतते हैं। अब उनका लॉजिक ये होता है जो आया है उसके साथ हम इनजस्टिस क्यों करें। उनका लॉजिक ये है कि जो आदमी रेगुलर है, जो पंक्चुअल है, जो डिसिप्लिन है, जो सीरियस है, उनको हम क्यों नज़रअंदाज करें दूसरे के कपड़ा। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये बंदा आया हुआ है, उसके साथ कुछ मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो क्लास नहीं आ पाए होंगे, तो उनकी अपनी सोच है। लेकिन रूल क्या है, एक रूल तो बना दिया गया आपका, लेकिन आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हैं जिसके बेस पे आप जो है 2-4% आप बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे स्ट्रिक्ट हैं, उनको ये लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ अगर किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये अपना अपना ज़ाती डिफरेंस है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी करते हैं, लेकिन एक रूल जो है एक फ्रेम कर दिया गया, हमको कोशिश करनी चाहिए कि उस रूल के अकॉर्डिंग हम चलें। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप ज़्यादा रियायत दे देते हैं तब भी आप मुश्किल में फंस जाते हैं, है ना। आप मुश्किल में फंस जाते हैं, और इसका मिसाल भी है। आप ही के क्लास में बहुत सारे लोगों को जो है लोग चलो कि सपोर्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता है कि चलो बेचारा फेल कर रहा है तो 2-3 नंबर इधर उधर से जोड़ के उसको जो हम इसी तरह से कम से कम उस लायक बना दें कि कम से कम उसको दोबारा एग्जाम लिखने की नौबत ना पड़े। अगर पड़े भी तो वो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए दे, ना कि पास करने के लिए दे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किसी चीज़ को आप ले रहे थे। यहाँ मैं बात कर रहा था एक सेंट्रलाइज और एक दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज जो है वो इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन ऑफ ऑल एंटिटीज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। जो भी एंटिटीज हैं उससे जुड़े हुए या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं मैनेजमेंट के, उन तमाम में किस तरह से यूनिटी कायम रहे उसको इंश्योर करना है। कभी कभी क्या होता है, अगर कुछ थोड़ी सी आप लिबरल हो जाते हैं तब भी आपको दिक्कत आती है, और कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं स्ट्रिक्ट होना या अगर अपने प्रिंसिपल को हम अगर फॉलो करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये एक डिबेट का है कि किस तरह से आप, है ना, कुछ लोग डायरेक्टली नहीं सुनते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली सुनना चाहते हैं, सबके लिए अलग अलग है। अब वो जो अथॉरिटी होता है वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है, किस तरह से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करता है। तो बहुत सारे ऐसे मामला हैं जहाँ लोग आसानी से समझ जाते हैं, कहीं कहीं आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। जैसे अभी जो लॉकडाउन चल रहा था आपका, है ना, उसमें बार बार अनाउंस करने के बावजूद भी कुछ लोग तो बहुत सीरियस हो गए, घर में रहे 1-1.5 महीना या जो भी अपने ज़रूरी काम से निकले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तफरी करने के लिए भी निकल जाते थे, है ना। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे
जो कितना कॉन्शियस रहे होंगे, एक एक ऑर्डर को फॉलो किए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा है ये तो चीज़ें ऐसी होती रहती। अब ऑर्डर तो गवर्नमेंट ने दिया है, आप कितना सीरियसली आप उसको फॉलो कर रहे हैं ये आपको मायने रखता है, कितना आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो बाहर निकले, कुछ लोगों को बार बार हिदायत दी गई, उसके बावजूद भी नहीं माने, तो कुछ ऐसा फिर डिसीजन लेना अथॉरिटी को पड़ा, है ना। आपके अररिया का एक मिसाल देखे होंगे, देखे थे ना, एक ऑफिसर को जो है किसी ने रैगिंग करा दिया, इस तरह से, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इस लॉकडाउन के दौरान देखा गया कहीं स्ट्रिक्ट होना पड़ा, ना चाह करके भी स्ट्रिक्ट होना पड़ा, और ये इसलिए होना पड़ा चाहे वो आपकी बेहतरी के लिए था। तो डिसीजन कभी कभी हमको स्ट्रिक्ट लेना पड़ता है। तो सेंट्रलाइज्ड में अथॉरिटी जो है वो एक आदमी होता है या एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वही सारा। हाँ निसार बोलिए, निसार आलम, हेलो हेलो निसार। इससे फायदा हाँ हेलो ज्यादा हुआ सर, लेकिन कहीं कहीं हाँ उसका गलत भी इस्तेमाल हुआ है, पावर का गलत इस्तेमाल भी हुआ है। तो अब यही कर रहा हूँ ना कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल भी किए हैं, चाहे वो अथॉरिटी हो चाहे वो पब्लिक हो, दोनों तरफ से गलती होती है, और कहीं कहीं लोग उसका सही इस्तेमाल भी किए हैं। तो यहाँ बेसिकली फैसला करेंगे तो उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि आपके पास बोर्ड ऑफ स्टडीज है, बोर्ड ऑफ, जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में देख लीजिए आप, इसी पावरफुल है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है एक, और एक जो होता है आपका एकेडमिक काउंसिल भी होता है, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है। एकेडमिक काउंसिल में भी बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को थोप रहे हैं, ये प्रोविजन है कि जो चीज़ आपकी BOS से पास होती है वो स्कूल बोर्ड में जाती है, फिर स्कूल बोर्ड से पास होकर फिर आपको एकेडमिक काउंसिल में उसको भेजा जाता है। अब वो डिपेंड करता है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अथॉरिटी होते हैं वो किसी के डिसीजन को नहीं मानते हैं, वो जो चाहते हैं वही करते हैं। तो ये जो तरीका है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि ठीक है आप डिपार्टमेंट के लेवल पे आप क्या करते हैं, BOS कराते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज। नाम सुने आप लोग बोर्ड ऑफ स्टडीज का, जो डिपार्टमेंट के लेवल पे होता है? नहीं सुन, है ना। जैसे आपको कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे सिलेबस को चेंज करना मान लीजिए, है ना, या नया यूनिट शामिल करना है, या उसमें और कुछ चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है आपके सिलेबस में, है ना, या आपके जो भी एडमिशन का जो भी वो है प्रोसीजर है उसमें कुछ तब्दीली लानी है ना, या जो भी रिक्वायरमेंट डिग्रीज है उसमें या कुछ अगर तब्दीली लानी है। आप ऑटोनॉमी है आपके पास, बहैसियत यूनिवर्सिटी आप एक ऑटोनॉमस बॉडी हैं, आपके पास कुछ अख्तियारत हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है एकदम सडनली उसको आप अख्तियार कर लीजिए। तो उसके साथ प्रोसेस है। जैसे आप अगर मान लीजिए 50% को घटा करके अगर 45 करना चाहते हैं एंट्री का मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो ऐसा नहीं कि आप जो है अचानक कर दिए। तो ये उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में पहले उसमें बहस होती है, उसके कोई मेंबर होते हैं, उसमें कोई बाहर के भी मेंबर होते हैं, फिर वहाँ अगर पास होती है आपके डिस्कशन के बाद उस बात को स्कूल बोर्ड में रखा जाता है। और स्कूल बोर्ड का मतलब है कि सिर्फ डिपार्टमेंट के लोग नहीं होते हैं, उस स्कूल में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो सिटी दरभंगा हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे कहीं के भी हो, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, वहाँ से भी नुमाइंदे रहते हैं, फिर उनके सामने इन चीज़ों को रखा जाता है। उसमें भी एक्सटर्नल बाहर के होते हैं, है ना, अदर देन यूनिवर्सिटी। फिर वहाँ से पास होने के बाद फिर आप जो है उसको एकेडमिक काउंसिल में लेके जाते हैं, जो आपकी हायर बॉडी होती है एकेडमिक मामलों में डिसीजन लेने वाली यूनिवर्सिटी लेवल पे। फिर वहाँ से पास करने के बाद तब उन चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं आपके करिकुलम में या आपके सिलेबस में। तो आपको एक तरफ तो ये महसूस हो रहा है कि हमको इन चीज़ों को शामिल करना है, लेकिन आप पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप डिसीजन लिए उसी दिन जाकर के आप शामिल कर लें। उसके लिए एक प्रोविज़न है कि आप जो भी शामिल करना चाहते हैं पहले आप डिपार्टमेंट लेवल पे जो है आप इन बातों को रखिए, और जो भी उसके एक्सटर्नल है उनके सामने इन चीज़ों को रखिए,
उसके बाद वहाँ से अगर पास हो जाती है तो फिर आप जो स्कूल बोर्ड पे रखिए, इसलिए कि आपके स्कूल के तहत ही आपका डिपार्टमेंट है। ठीक है, फिर स्कूल बोर्ड में वो बातें रखते हैं, फिर वहाँ से भी अगर पास हो जाता है तो फिर हम जो फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी है एकेडमिक काउंसिल, उनके सामने हम इन चीज़ों को रखते हैं और फिर जो है उसको जब वहाँ से पास हो जाती है तब हम उन चीज़ों को अपने निसाब में शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये अब इसमें देखिए जो सेंट्रलाइज्ड है उसमें क्या होता है, एनहांसिंग द ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी इन एकेडमिक कंट्रोल। इसका जो एक वो है कि ये जो ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी है उसको वो बढ़ावा देता है सेंट्रलाइज सिस्टम, कि मैं हूँ, है ना, मेरे पास पूरा पावर है, इन चीज़ों को वो बढ़ावा देता है। लेकिन उसका बरक्स है आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, वहाँ कमेटी बनी होती है, उसमें मेंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर वो लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। जैसे अभी टाइम टेबल का मिसाल आपको दिया गया था कि हर सेमेस्टर में जैसे ही सेमेस्टर शुरू होता है नया, तो सबसे मुश्किल काम होता है टाइम टेबल बनाना। देखने में बहुत इजी लगता है कि चलो भाई टाइम टेबल है, A4 साइज में आपके सामने दे दिया जाता है, लेकिन उसको बनाने के पीछे बहुत माथापच्ची है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, सबको बराबर काम भी देना है। जैसे अभी पढ़ा ना डिवीजन ऑफ वर्क, ऐसा नहीं हो कि किसी को 9 क्लास दे रहे हैं और किसी को 3 क्लास दे रहे हैं, है ना, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो ऐसा हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो उसमें भी बैलेंस रखना है कि अगर उनको 5 पीरियड दे रहे हैं तो दूसरा फैकल्टी भी उसी स्ट्रेचर का है तो उनको भी हम 5 पीरियड दें। अब ये भी देखना है कि 100 मार्क्स का पेपर अगर आपका मेथड का है और 100 मार्क्स का पेपर अगर दूसरा है आपका, तो किस पेपर को कितना वेटेज दिया जाए, है ना, और जो पढ़ा रहा है उस पेपर को वो उसके स्पेशलाइज्ड है या नहीं है। तो इन चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले तो सबके बायोडाटा मांगे जाते हैं आपसे, क्वालिफिकेशन, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, पीजी में, पीजी आपने किस में किया है, पीएचडी का टॉपिक क्या था आपका रिसर्च का। फिर जो है अब मान लीजिए सोशल ही पढ़ाना है आपको, अब उसमें कुछ लोग हैं जो सोशोलॉजी से पढ़ के आए हैं एमए, कुछ हिस्ट्री से करके आए हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से करके आए हैं, कुछ ज्योग्राफी से करके आए हैं, लेकिन है एक ही। अब उनमें से सबको शामिल करना है आपको, कैसे करेंगे ये भी मायने रखता है। तो जनरली जो सोशोलॉजी वाले होते हैं उनको कोशिश की जाती है कि उनका जो कोर पेपर है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जो फिलोसफी के साथ आप पढ़ते हैं, उसमें उसको रखा जाता है। फिर उसमें ये दिखाया जाता है कि इसमें मेजर पोर्शन पढ़ने वाले कौन है पीजी में। हालांकि इकोनॉमिक्स भी है और हिस्ट्री भी है, लेकिन आप किसको ज़्यादा पढ़ते हैं सेकेंडरी लेवल तक, इसका पोर्शन ज़्यादा होता है ठीक है। हिस्ट्री का। तो फिर कोशिश की जाती है कि जो बंदा ज़्यादा उसको पढ़ा है, या फिर उसको ज़्यादा दिया जाता है, उसके साथ शेयरिंग में किसी और को भी लगा दिया जाता है कि टाइम टेबल में किस सब्जेक्ट को किस वक्त रखें, लंच के बाद किसको दें, लंच के पहले किसको दें, कंपलसरी पेपर को पहले रखें या फिर ऑप्शनल पेपर को पहले रखें। ये तमाम चीज़ें हैं। तो एक अगर ऑथोरिटेरियन होता है कोई या सेंट्रलाइज सिस्टम है तो वो अपने मन माने आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको शामिल भी नहीं करेगा, बना लेगा, उसके बाद आपके पास भेज दिया जाएगा और आपको उनको फॉलो करना होगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से आपको भी उसमें शामिल किया जाता है, एक कमेटी बना दी जाती है, फिर उसके बाद फिर आपसे बात भी किया जाता है, आपको मौका भी दिया जाता है कि आप देख लीजिए सर्कुलेट करने से पहले, और आपसे कहा जाता है कि अगर किसी तरह का एतराज है आपको तो आप अपनी बात मीटिंग में रख सकते हैं, स्टाफ मीटिंग में। तो तमाम लोगों को ये मौका फराहम किया जाता है कि आप अपनी बात वहाँ रख, उसके बाद फिर उसमें कुछ तरमीम की गुंजाइश होती है तो तरमीम की जाती है। ये पॉसिबल है अगर तो सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड या डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में ही पॉसिबल है। एक बेनिफिट ये है। उसी का दूसरा है सेंट्रलाइज ही की तर्ज पे जो है आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल एजुकेशनल मैनेजमेंट। पहला था आपका सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट, अब दूसरा आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये क्या है एक्सटर्नल इंटरनल, नाम से जाहिर हो रहा है, बताइए। इंटरनल अंदरूनी हुआ सर, एक्सटर्नल बाहरी हुआ। जैसे कि अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग समझाएंगे तो इंटरनल मार्क्स आप लोग देते हैं, एक्सटर्नल फिर हम लोग जो लिखते हैं
फिर से चेक होता है कॉपी में। बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल इंटरनल कौन है कैंपस, ये दोनों जरूरी ना, देखे ना, दोनों को जिम्मेदारी दे दिया गया है। जी सर। एक्सटर्नल का भी वेटेज है और रोल इंटरनल का भी वेटेज रोल ऑफ है। सोसाइटी। एक तो आपको इतनी कम से कम वो दी जा रही है, अथॉरिटी दी जा रही है कि आप बीइंग ए टीचर, अगर आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आपके पास भी थोड़ा सा वेटेज होना चाहिए। तो हर सब्जेक्ट में देखे होंगे आप, अगर 100 मार्क्स का है तो 30 मार्क्स जो है आपका इंटरनल रखा गया। क्यों रखा गया? उसके पीछे कोई वजह तो होगी। 30 मार्क्स 100 में से 30% वेटेज दिया गया है और ये कहा गया है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको जांचना चाहता है। तो इतनी आज़ादी आपको दी गई है, हालांकि एक रूल फ्रेम करके आपके पास रखा गया है कि ठीक है, जांच आप असाइनमेंट से भी कर सकते हैं, जांच आप टेस्ट से भी कर सकते हैं, जांच आप प्रेजेंटेशन से भी करा सकते हैं, जांच आप जो है फील्ड एक्सपीरियंस से भी करा सकते हैं। वो टीचर टू टीचर वेरी करता है, लेकिन आपके लिए इतना कर दिया गया है कि 30% आप बच्चों को, आपको वेटेज दिया गया है बच्चों के इवेल्यूएशन के लिए। तो आप अपने तौर पे, तो जाहिर सी बात है कोई टीचर अगर मुसलसल है आपके टच में और ईमानदारी से वो पढ़ा रहा है तो आपकी कमी और खूबी दोनों उनको पता हो जाती है। होती है या नहीं होती है? लेकिन शर्त है उसके साथ कि आपको उनके मुसलसल, आपको उनके टच में रहना पड़ेगा। अगर क्लास में जाते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, है ना, एक तो अटेंडेंस अगर आप सीरियसली लेते हैं तो पता चल जाएगा कितने लोग आपकी क्लास में हैं और कितने लोग नहीं आते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, कितने लोग आपके क्वेश्चन रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर आप एक अच्छा इवेल्युएटर हैं तो आप जज कर सकते हैं कि आपके पूछे हुए सवाल को कितने बच्चे जो है सीरियसली ले रहे हैं और कितना तैयारी करके आते हैं। तो एक तो क्लासरूम में आप इवेल्युएट कर लेते हैं उनको। तो ये एक अच्छी बात है, पहले ये नहीं थी। पहले क्या था, पूरा हम एक्सटर्नल पे छोड़ देते थे। और एक्सटर्नल कौन होता है पता ही नहीं आपको, हमको भी पता नहीं कि कौन है आपका एक्सटर्नल। तो वो आपके बहुत सारे क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज भी कर सकता है, जो कुछ छिपी हुई क्वालिटीज़ है। जैसे आप एक एक्सटर्नल, इंटरनल जो आपको पता कर सकता है कि इनके साथ ये प्रॉब्लम उस वक्त वाकई हुआ था एग्जाम से पहले, तो उसमें वो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्किंग करता है। लेकिन जब एक्सटर्नल के पास जाता है तो ए बी सी डी कोई भी हो, वो अपना जो भी उनका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग वो इवेलुएट करता जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ कह रहा है कि इंटरनल भी मैनेजमेंट होना चाहिए और एक्सटर्नल भी एजुकेशनल मैनेज होना चाहिए। हमेशा देखे होंगे कि आपके सलाहकार के तौर पे आप बाहर से किसी को लेते हैं, कोई भी कमेटी है, जैसे मैंने अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मिसाल दिया, उसमें आपके भी लोग होते हैं, आपके डिपार्टमेंट के हेड जो भी होते हैं वो होते हैं, या जो भी यूनिवर्सिटी इनको भी अपॉइंट ये करती है, सेलेक्ट करती है या इलेक्ट करती है। उसके बाद उसके अलावा कुछ बाहर के लोग होते हैं। तो कोई भी फैसला अगर बॉडी के सामने आता है तो उन दोनों की राय, दोनों की बातें रखी जाती है। उसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशन में इंटरनल एग्जामिनेशन को क्यों शामिल किया गया क्लासरूम में, जब एक्सटर्नल में एग्जामिनेशन को रखा गया है? तो इसमें प्रेजेंटेशन ले सकते थे या एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप सवाल कर सकते थे। हाँ, नहीं वही तो कह रहा हूँ ना, वो जो है ना टीचर पे है। एक गाइडलाइन आपको दे दिया गया है कि आपको जज करना है। तो जज करने का आपको कहा ना कि असाइनमेंट भी है, प्रेजेंटेशन भी है। कुछ लोग जो है फील्ड में भेज देते हैं, कुछ लोग टेस्ट लेते हैं, कुछ लोग 2 टेस्ट लेते हैं, कुछ लोग 1 टेस्ट लेते हैं। ये आप पे डिपेंड कि आप किस तरह से जज करना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग वीकली टेस्ट भी लेते हैं। सर प्रेजेंटेशन में ओवरऑल असेसमेंट हो जाता है, लाइक एज सब्जेक्ट मैटर पे उनकी कितनी पकड़ है, बॉडी लैंग्वेज, उनकी तनकीदी सोच, सब कुछ पता चल जाता है सर प्रेजेंटेशन में। जैसे अपराजिता बताइए ना, जैसे कि आपको असाइनमेंट अगर दिया जाता है तो हमको नहीं पता है कि आप कहाँ से लिख रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पुराने या सीनियर्स का लेकर के अपना टिप देते हैं। लेकिन जब अगर ईमानदारी से आप लिखे हैं और आपसे कहा जाए कि आप प्रेजेंट कीजिए, तो प्रेजेंटेशन एक अलग स्किल है आपका। सर किसी के सामने आके फेस सोर्स ऑफ रेफरेंस तो देना ही पड़ता है, तो जाहिर सी बात है वो तो कहीं ना कहीं तो कलेक्ट करेंगे ही।
अपने एतबार से लिखेंगे तो असाइनमेंट बेटर नहीं होगा, ना ही उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, ना ही रेफरेंस का मतलब ये थोड़ा है कि आप किसी का एज इट इज उतार लीजिए। रेफरेंस का मतलब है कि जहाँ से आप लिख रहे हैं उसको आप कोट तो करना पड़ेगा ना। अगर किसी किताब से लिख रहे हैं, किसी मजमून इससे क्या नाम है आपको मैगजीन से लिख रहे हैं, तो आप उसको कोट कीजिए। लेकिन असाइनमेंट लिखने का मतलब ऐसा थोड़ी कि एज इट इज भी बहुत सारे लोग उतार देते हैं। ठीक है, उतारना एक स्किल है, आपने उस स्किल को तो फॉलो किया, लेकिन जब आपको प्रेजेंट करना होगा तो आपकी हकीकत सामने आ जाएगी। अगर आप ईमानदारी से लिख रहे हैं तो आप तो जस्टिफाई कर देंगे, लेकिन अगर आपने ईमानदारी नहीं बरती है, किसी का लिख दिया, तो जाहिर सी बात है आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा आप उसमें कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगे। तो जो ईमानदारी से लिख रहा है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी डिस्टेंस में ही देख लीजिए, डिस्टेंस में असाइनमेंट का था प्रोविजन। ज़्यादातर लोग अगर फर्स्ट डिवीजन किए हैं डिस्टेंस में तो वो सिर्फ असाइनमेंट के मार्क्स के किए हैं। 30 नंबर का है, उसमें से 26 दे रहे हैं, 27 दे रहे हैं, 28 दे रहे हैं, और उनको लाना है पास करने के लिए 40। 28 आ गया उनको 30 में से, उधर जो है उनको मिनिमम जो भी रिक्वायर्ड है वो लेके आते थे। अब धीरे धीरे उसको भी खत्म किया जाएगा। तो ये असाइनमेंट ठीक है, आपको एक काम दिया गया कि आप घर में जो भी सही फुर्सत का वक्त है उसका आप इस्तेमाल करते हुए उसको आप लिखें, लेकिन प्रेजेंटेशन जहाँ तक बात है, जाहिर सी बात है प्रेजेंटेशन में ये भी होता है ना सर कि जो याद होता है वो जब इसमें आते हैं, स्टेज में आते हैं, वो भी भूल जाते हैं। इसमें तो ये भी प्रॉब्लम है ना सर? नहीं ऐसा नहीं है नदीम। ऐसा नहीं, तो 50% तो हेजिटेशन जो होता है। हाँ, यही तो हेजिटेशन को दूर करने के लिए आपको लोगों को सामने लेके आया जाता है। मेन मकसद क्या है? जो जब आप शख्सियत की बात करते हैं कि भाई आपकी शख्सियत अच्छी होनी चाहिए, बीइंग ए टीचर आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है जब पर्सनालिटी का ये भी कंपोनेंट है कि आप दूसरों के सामने अपनी बात को किस तरह से रख रहे हैं। ऐसे रूम में बैठ के लिखना या एग्जाम हॉल में लिखना और दूसरों के सामने आके पेश करना, दोनों में फ़र्क है। अगर किसी तरह का हेजिटेशन है, आपके पास कोई कमी है, तो कोशिश की जाती है कि धीरे धीरे, इसलिए कोशिश की जाती है कि जब आप टीचर बनेंगे तो आपका तो स्टूडेंट्स के साथ हमेशा का वो रहेगा, डेली आपको आना है स्टूडेंट्स के सामने। जब आना है तो उनको फेस करना है, और जब फेस करना है तो आपके पास वो तमाम स्किल्स होना चाहिए, वो तमाम टेक्निक्स होना चाहिए ताकि आप आसानी से उसको फेस कर सकें। तो ये क्लासरूम में एक लैब के तौर पे आपको ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप जो है प्रेजेंटेशन में आपको हेजिटेशन फील ना हो, चाहे वो 10 लोगों की जमात हो या 50 लोगों की जमात हो या 100 लोगों की जमात हो। जब भी आपसे कहा जाए आप जाइए और अपनी बात आप बिला झिझक पेश कीजिए। उस पेशकश में आपको यही कहा जाता है कि भाई आपको वो तरीका पता होना चाहिए। तो लोगों को फेस करना भी अपने आप में एक मुश्किल काम है। ऐसे आप कुछ भी बोल दीजिए, आप है ना, ऑफ द स्क्रीन कुछ भी बोल दीजिए। हाँ निशा, ये भी है ना, बहुत से लोग इतना पढ़े लिखे हुए रहते हैं लेकिन अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन बहुत कम लोग हैं कि थोड़ा भी पढ़ के अपनी बात को कम्युनिकेट कर देते हैं। अच्छा, यही चीजें जो है आजकल जो लोग कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजते हैं अपने बच्चों को ना, या अच्छे मेयारी स्कूल में भेजते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है उसका भी अच्छा। हाँ, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं वो नहीं बोल पाते हैं, बहुत सारे कम पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा अच्छा बोल लेते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं आपको प्लेटफॉर्म मिला है ना। जैसे आप डिबेट कराते हैं, स्कूल लेवल पे डिबेट क्यों कराया जाता है? कॉन्वर्सेशन स्किल अच्छा करने के लिए। या स्पीच कंपटीशन क्यों कराया जाता है? तकरीरी मुकाबला क्यों कराया जाता है? ये इसलिए कराया जाता है कि स्कूल लेवल पे ही आपको ये हेजिटेशन दूर करवाया जाता है। हेजिटेशन जी। तो क्लास जो है आपका अपने आप में एक लैब है ना। मैंने कहा था ना करिकुलम के बारे में, जब आप बताया गया था डेफिनेशन आपको, तो उसमें बताया था ना करिकुलम क्या है, एक टूल है। किसके हाथ में है? आर्टिस्ट के हाथ में। आर्टिस्ट कौन है? टीचर है। आर्टिस्ट टीचर है। टीचर को आर्टिस्ट की तरह कहा गया। अब ये डिपेंड करता है उस आर्टिस्ट पे कि जो मटेरियल है, मटेरियल मतलब स्टूडेंट टीचर के लिए मटेरियल कौन है? स्टूडेंट। उन मटेरियल्स को आप किस तरह से शेप दे रहे हैं, है ना। स्टूडेंट्स को क्या करते हैं भाई? शेप ही दिया जाता है ना। और कहाँ देते हैं शेप? क्लासरूम में। इसीलिए क्लासरूम को क्या कहा गया? एक लेबोरेटरी कहा गया या स्टूडियो कहा गया, जहां आप उसकी कमी को, जो कमियां हैं जो आप ऑब्जर्व करते हैं, उन कमियों को धीरे धीरे नोट करते हैं और आपकी कोशिश होती है कि उनकी कमियों को दूर करते हुए उनको परफेक्ट बनाया जाए। चाहे वो
तकरीरी मुकाबला के लिए, चाहे वो तहरीरी मुकाबला के लिए, चाहे वो आपके एग्जाम पास होने के लिए, चाहे आज के तकाजे को देखते हुए आपकी जो जरूरियात होनी चाहिए नॉलेज, उनको देखते हुए, तो ये क्लासरूम में ही ये पॉसिबल है कि आप उनको शेप दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। जी सर। जी सर, जी सर। सिराज नहीं आया, सिराज ज्वाइन नहीं किया, सिराज